अगस्त में वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उन्होंने मंगल ग्रह पर बहुत सारा पानी खोज लिया है। पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से की जांच करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उन्हीं भूकंपीय तकनीकों का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने लाल ग्रह को 1 मील गहरे समुद्र में ढकने के लिए पर्याप्त भूमिगत जल के सबूत पाए। लेकिन इससे पहले कि कोई मंगल ग्रह पर हमारे गीले भविष्य का जश्न मनाना शुरू करे, एक बुरी खबर भी थी। वह सारा पानी ग्रह की सतह से 12 से 40 मील नीचे छिपा हुआ है। इस अच्छी और बुरी खबर पर विचार करने से मुझे हमारे सौर मंडल से परे जीवन की खोज के बारे में सोचने को मिला और कैसे इसे छिपी संभावनाओं से जूझना होगा। जब कई प्रकाश वर्ष दूर स्थित किसी बाह्य ग्रह पर जीवन खोजने की बात आती है, तो यह स्पष्ट हो रहा है कि हम खगोल जीव विज्ञानियों को जीवन के ग्रह संदर्भ के बारे में गहराई से सोचने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, बायोसिग्नेचर दूरबीनों से जीवन खोजने का केंद्र बिंदु है। बायोसिग्नेचर किसी एक्सोप्लैनेट से प्राप्त होने वाली रोशनी में जीवन की छाप है। इसका वास्तव में मतलब यह है कि हमें एलियन पौधों या जानवरों के अलग अलग उदाहरणों की तस्वीरें नहीं मिलेंगी। इसके बजाय हम सामूहिक रूप से जीवन के सबूतों का पता लगाएंगे। बायोसिग्नेचर बायोस्फीयर के सबूत होंगे। वे इस बात के सबूत होंगे कि एलियन दुनिया पर जीवन के योग ने उस दुनिया को कैसे बदल दिया है। वे परिवर्तन इतने शक्तिशाली भी होने चाहिए कि उन्हें खरबों मील के अंतरतारकीय अंतरिक्ष में भी देखा जा सके। किसी ग्रह के वायुमंडल में ऑक्सीजन का पता लगाना एक अच्छे बायोसिग्नेचर का अक्सर उद्धृत किया जाने वाला उदाहरण है। पृथ्वी का सारा वायुमंडलीय ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषक जीवों द्वारा अपने चयापचय कार्य को करने का प्रत्यक्ष परिणाम है। समग्र रूप से प्रकाश संश्लेषक जीवन के बिना हमारे पास वायुमंडलीय ऑक्सीजन नहीं होगी। यही वह कड़ी है जो ऑक्सीजन को संभावित बायोसिग्नेचर की सूची में सबसे ऊपर रखती है। हालांकि इस तर्क के साथ एक समस्या है। हमेशा संभावना रहती है कि कुछ अजैविक प्रक्रिया, कुछ ऐसा जिसका जीवन से कोई लेना देना नहीं है, वह संकेत उत्पन्न कर सकती है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट इसे गलत सकारात्मक कहते हैं। कुछ समय के लिए खगोलविदों को यकीन था कि वायुमंडल में O2 का उच्च स्तर जीवन से ही आना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ ऐसे तरीके खोजे जिनसे गैस विशुद्ध रूप से भूभौतिकीय तंत्रों, उदाहरण के लिए सूर्य से निकलने वाला प्रकाश H2O अणुओं को अलग करता है, से बन सकती है। झूठी सकारात्मकता की संभावना का मतलब है कि खगोलविदों को जीवन का पता लगाने में सफलता का दावा करने से पहले संभावित बायोसिग्नेचर डिटेक्शन में बहुत गहराई से खुदाई करनी चाहिए। यहीं पर ग्रहीय संदर्भ आता है। ग्रहों की अपनी विकासात्मक प्रक्रियाएं होती हैं जो जीवन के साथ साथ होती हैं। जैसे जैसे खगोल विज्ञान परिपक्व होता जा रहा है, यह इन प्रक्रियाओं को गंभीरता से लेना शुरू कर रहा है। हम जो सवाल पूछ रहे हैं वह सीधा है, किसी ग्रह की संरचना कैसे निर्धारित करती है कि उस दुनिया में जीवन का विकास संभव है। दूसरे शब्दों में, ग्रह यह समझने के लिए संदर्भ कैसे बनाता है कि क्या और कैसे उस पर जीवन बन सकता है और विकसित हो सकता है। एक ठोस उदाहरण के लिए आइए प्लेट टेक्टोनिक्स पर विचार करें। किसी दुनिया की सतह की परिस्थितियां उस सतह के नीचे क्या हो रहा है उससे गहराई से जुड़ी होती है। पृथ्वी पर लगभग 20 मील गहरी सबसे ऊपरी परत, जिसे क्रस्ट कहा जाता है, अलग अलग प्लेटों में टूट जाती है। क्रस्ट के नीचे की परत, मेंटल का परिसंचरण उन प्लेटों को इधर उधर ले जाता है। जैसे जैसे प्लेटें हिलती हैं, वे कुछ जगहों पर टकराती हैं या ग्रह पर कहीं और एक दूसरे के नीचे खिसक जाती हैं। यह क्यों मायने रखता है? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लेट टेक्टोनिक्स से होने वाली जोरदार पुनर्रचना पृथ्वी पर जटिल जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण रही होगी। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन गतिशील प्लेटों से होने वाली ज्वालामुखीय हलचल ने ही ग्रह को अरबों वर्षों तक जीवन के लिए रहने योग्य बनाए रखा होगा। एस्ट्रोबायोलॉजी से जुड़ाव तब होता है जब हम पहचानते हैं कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिसमें सक्रिय प्लेट टेक्टोनिक्स है। इसका मतलब है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि आकाशगंगा में
कई दुनियाएं बिना हिलती हुई क्रिस्टल प्लेटों के होंगी। फिर वे दुनियाएं मजबूत बायोस्फीयर और बायोसिग्नेचर विकसित करने के लिए अच्छे उम्मीदवार नहीं होंगे। इसलिए यह जानना कि किसी ग्रह में प्लेट टेक्टोनिक्स था या नहीं, यह आकलन करने में महत्वपूर्ण प्रासंगिक जानकारी बन जाती है कि खोजा गया बायोसिग्नेचर वास्तविक था या गलत। ऐसे अन्य संभावित ग्रह संदर्भ भी हैं जिनकी हम तलाश कर सकते हैं, जैसे चुंबकीय क्षेत्रों का अस्तित्व। लेकिन ग्रहों के संदर्भ के संकेतक प्राप्त करना आसान नहीं होगा। हमें 100 प्रकाश वर्ष में प्लेट टेक्टोनिक्स के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने की संभावना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रहों के अंदरूनी हिस्सों के मॉडलिंग में बेहतर होते जाएंगे, हम उन दुनियाओं को सीमित करने में सक्षम हो सकते हैं जिनमें प्लेट टेक्टोनिक्स या चुंबकीय क्षेत्र जैसी चीजों के विकसित होने की उच्च संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन मॉडलों को उन मापों से जोड़ सकते हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि किसी ग्रह का घनत्व या उसके वायुमंडल में यौगिकों की विविधता। ग्रह विज्ञान और खगोल जीव विज्ञान की सीमा पर इन क्षेत्रों में प्रगति तेज होने लगी है। परमाणु दबाव पर पदार्थ के लिए केंद्र में मैं जिस काम का हिस्सा हूं, वह ग्रहों की गहराई में पाए जाने वाले दबावों के तहत पदार्थ कैसे व्यवहार करता है, यह समझने के लिए विशाल लेजरों का उपयोग करके ठीक इसी रास्ते पर चल रहा है। इससे हमें और दूसरों को मॉडलिंग करने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि जब तक खगोलविदों को बायोसिग्नेचर की पहचान करने के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाला डेटा मिलना शुरू होगा, तब तक हम उन विशेषताओं की पहचान करने में भी बेहतर हो जाएंगे जो हमें ग्रहों का संदर्भ देती हैं। हम नासा द्वारा मंगल ग्रह की सतह के नीचे के पानी को देखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दूरबीनों से उस तरह के माप नहीं कर पाएंगे, लेकिन खरबों मील की दूरी पर भी हम ग्रह की सतह के नीचे क्या है, इसके बारे में इतना जान सकते हैं कि हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि उस पर जीवन है या नहीं।